हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके संकल्प, माई सेल्फ एसके। आज फिर हम जो है अपना जो मैंने आपका मॉनेटरी पॉलिसी के जो मैंने आपको टूल्स पढ़ाए थे वो हमारे कल के लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 27 लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। बहुत छोटे छोटे मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जस्ट आपको थोड़ा सा अगर मैं ज़्यादा लेंथी ले लूँगा, लॉन्ग लेक्चर ले लूँगा तो उसमें थोड़ी मुझे पता है प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी, इसलिए शॉर्ट में आप छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा 27 लेक्चर है और आज जो हम पढ़ रहे हैं, अभी आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब मौद्रिक नीति हम पढ़ रहे थे। मौद्रिक नीति का मतलब वही कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा आना है कितना नहीं, ये मॉनेटरी पॉलिसी से तय होता है। इसमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ मैं टूल्स लिख देता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। तो वो जो टूल्स मैंने आपको बताए थे वो आपके क्वांटिटेटिव टूल्स थे। इसको अभी समझ में नहीं आया होगा आपको। और इधर जो थे आपके क्वालिटेटिव टूल्स थे। अभी नहीं समझ में आएगा, बस 2 मिनट का वेट करिएगा। क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब ये है परिमाणात्मक उपकरण, और ये आपके हैं गुणात्मक उपकरण टूल्स मतलब की। अब इसको एक बार और समझिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इन्हीं टूल्स पर डिपेंड है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जब लागू करते हैं तो इन्हीं टूल्सों का प्रयोग किया जाता है जो मैं आपके लिखवाऊंगा। तो वो टूल्स जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका क्वांटिटेटिव, एक होता है आपका क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव को बोलते हैं परिमाणात्मक और क्वालिटेटिव को बोलते हैं आपका गुणात्मक, या फिर एक और बोलते हैं चयनात्मक। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, टेंशन मत लेना, घबराना नहीं है। मेन चीज़ जो है आपको मैंने जो अभी तक पढ़ाई है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स मैंने आपको पढ़ाया है। टूल्स में मैंने जो आपको पढ़ाया है, जो भी 6-7 लेक्चर में पढ़ाया है, वो मैंने आपको पढ़ाया है परिमाणात्मक टूल्स, मतलब कि क्वांटिटेटिव टूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया है बैंक रेट, मैंने आपको पढ़ाया है CRR, मैंने आपको पढ़ाया है SLR, मैंने आपको पढ़ाया है इसी तरीके से रेपो रेट, इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट पढ़ाया है मैंने आपको, इसी तरीके से मैंने OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाया मैंने आपको, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। LAF मैंने आपको पढ़ाया है, दिख रहा होगा आपको, नहीं तो सुन लीजिएगा, LAF नीचे लिखा है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये जितने भी मैंने आपको ये टूल्स पढ़ाए हैं, आपको हर लेक्चर में, हर किसी को मैंने एक नए लेक्चर में लिया है आपका, तो ये आपके जो हैं सारे के सारे परिमाणात्मक मतलब कि क्वांटिटेटिव टूल्स है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। ये जितने भी हैं सब पिछले लेक्चर में बहुत हल्के तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश किया। अब जो हम पढ़ेंगे गुणात्मक। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये परिमाणात्मक और ये गुणात्मक है क्या, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है क्या। तो छोटा सा है, क्वांटिटेटिव का मतलब ये है, क्वांटिटेटिव टूल्स वो हैं जो व्यक्ति एवं संस्थाओं पर पूर्णता इफेक्ट डालते हो। पूर्णता इफेक्ट मतलब कि जो भी भारत में कंपनी है, जो भी व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, मतलब जो भी व्यक्ति हैं या फिर जो भी संस्थाएं हैं, जो भी कंपनी है, उन पर पूर्णता इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट, CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे टूल्स जो हैं जब ये मॉनेटरी पॉलिसी में लागू किए जाते हैं तो भारत के जो व्यक्ति हैं और भारत की जो संस्थाएं हैं और भारत की जो कंपनी है, सब पर इफेक्ट डालते हैं ये टूल्स। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टूल्स ये इफेक्ट जरूर डालेंगे। लेकिन ये जो टूल्स हैं, ये आपका जो टूल्स हैं, ये व्यक्ति एवं संस्थाएं जो हैं, कंपनी वगैरह जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर पूर्ण रूप से इफेक्ट नहीं डालते हैं। पूर्ण रूप से इफेक्ट नहीं डालते, प्रभाव नहीं डालते। मतलब कि किस तरीके से डालते हैं, चयनात्मक तरीके से डालते हैं, सेलेक्टिवली डालते हैं। मतलब कि RBI जिसे चाहेगा सेलेक्टिवली इफेक्ट करना, उसको इफेक्ट करते हैं। ये अगर टूल्स लागू होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, ये सभी व्यक्तियों पर, सभी संस्थाओं पर, सभी कंपनियों पर इफेक्ट डालेंगे। लेकिन इसमें जो है RBI इस तरीके के जो है इफेक्ट, इस तरीके के टूल्सों का प्रयोग होता है इसमें, गुणात्मक में या क्वालिटेटिव में या चयनात्मक में, सेलेक्टिवली में, कि इसमें जो है जिस पर RBI इफेक्ट डालनी चाहती है पर्टिकुलर उस पर ही डालेगा। जिस बैंक पर डालना चाहती है, जिस व्यक्ति पर डालना चाहती है, जिस संस्था पर डालना चाहती है, तो पर्टिकुलर उस पर ही काम करेगा।
ये जितने भी टूल्स हैं ये ऐसे नहीं है, ये सभी पर डालेंगे। अगर इनमें कुछ फर्क बैठता है, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, निगेटिव है तो निगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ये जो है 5 लोग हैं, उनमें से आरबीआई को 2 लोगों पर डालना है तो 2 पर ही डालेगा। वो इस तरह के टूल्स है, 2 लोगों पे इफेक्ट डालेगा। कंपनी है 10 कंपनी है, आरबीआई को लगता है कि 2 कंपनी पे इफेक्ट डालना है तो 2 पे ही डालेगा कंपनी के। ये इस तरह के टूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक है 100 में से 20 बैंकों को आरबीआई जो है इफेक्ट करना चाहता है किसी तरीके से, तो 20 पर इफेक्ट जाएगा। मतलब कि चयन सेलेक्टिवली, गुणात्मक क्वालिटेटिव तरीके से जो है आपके ये टूल्स काम करते हैं। वो टूल कौन कौन से आपके वो हम जान लेते हैं। जैसे पहला जो है, थोड़े ये आपके टफ हो सकते हैं, आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। पहला जो है आपका गुणात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण, अभी इसको समझना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ इनके हेडिंग देख लेना ही क्या मैं बात कर रहा हूं। गुणात्मक साख नियंत्रण है पहला, और दूसरा जो है आपका साख की राशनिंग। साख की राशनिंग, ये भी नहीं समझना है आपको, बस थोड़ा सा हेडिंग देख लेना है। दूसरा आपका क्या है, एमआर, इसकी फुल फॉर्म भी हम पढ़ेंगे, इसको हम अलग से भी समझेंगे। पहले मैं बता रहा हूं, अभी सिर्फ मैं हेडिंग डलवा रहा हूं। उसके बाद जो है आपका एमआर के बाद मार्जिनलिंग, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अभी और भी है, क्या है इसको समझेंगे हम। अगला जो है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन दिख रहा है कि देखना जरा, मोरल सुएशन, ठीक है। इसी के साथ एक और है लास्ट जो है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, तो बेटा मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये जितने भी टूल्स हैं ये भी एक तरीके के टूल्स हैं। इनको जो पढ़ेंगे आप, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, इसी तरीके से क्रेडिट राशनिंग, इसी तरीके से मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मोरल सुएशन का मतलब होता है आपका नैतिक प्रभाव। डायरेक्ट एक्शन का मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही। इसको अलग से भी सब समझेंगे, अभी मैं इनका हेडिंग डलवाऊंगा। लेकिन एक बार मैं लास्ट बार जो आपको बता रहा हूं, ये जो टूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सभी व्यक्तियों पर, ठीक है, सभी संस्थाओं पर, सभी कंपनियों पर आरबीआई जो है जब इन टूल्स का प्रयोग करता है तो कंप्लीटली इफेक्ट डालता है, सभी पर डालता है, सेलेक्टिवली नहीं डालता है, पूरे तरीके से सभी पर डालेगा, जो भी डालेगा, निगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन आरबीआई के ये कुछ ऐसे टूल हैं जिनको बोला है क्वालिटेटिव टूल्स, ये सेलेक्टिवली डालेगा। आरबीआई जिसको चाहेगा उसको इफेक्ट डलवाएगा या डालेगा, आरबीआई सब पे नहीं डालेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो किस तरीके से आप इसको जानते आइए, ये आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इनका रोल खत्म हो चुका है। इनको सभी को मैं इसी लेक्चर में निपटाऊंगा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। इसको मिटा देता हूँ, मिटाने का, चलिए कोई नहीं, देखना मिटाने का कहाँ है, देख लो। पहला हम जो पढ़ेंगे गुणात्मक साख, इसको प्लीज इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, गुणात्मक साख नियंत्रण। इंग्लिश में आपको कुछ नहीं लिखना है, इंग्लिश में जो लिखना है मैं आपको बता रहा हूं, इसी को लिख लेना है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। इसको कैसे समझते हैं, इसको बहुत हल्के अंदाज में समझते हैं, ठीक है। देखो आरबीआई जो होता है, आरबीआई सब आरबीआई के हाथ में होता है। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कौन लागू करता है, आरबीआई करता है। आप लोगों को पता है मॉनेटरी पॉलिसी, उसको कुछ टूल्स दे रखे हैं, उन टूल्स के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी लागू कर देता है। ये टूल्स हैं, इनका प्रयोग करता है वो। तो आरबीआई को जब फील होता है, अनुभव होता है, उसको कुछ भी फील होगा, तो आरबीआई जो है सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक का मतलब देश के हित में, एक तरीके से मान लीजिए आप, सार्वजनिक हित में इस टूल्स का प्रयोग करता है, गुणात्मक साख नियंत्रण। मतलब कि वो जो है एक कार्य करता है, वो कार्य क्या है, जो वाणिज्य बैंक होते हैं आपके, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उन बैंकों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा देता है। अब मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल देना बैंक है, पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है, बड़ौदा बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, नैनीताल बैंक है, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं। उनमें से इलाहाबाद बैंक, बड़ौदा बैंक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन देना बैंक और एसबीआई बैंक काम अच्छा नहीं कर रहा। तो मुझे बताइए, जो कंट्रोल वाली स्थिति है, नियंत्रण वाली स्थिति है, साख नियंत्रण, साख का मतलब जो होता है एक तरीके से मुद्रा से होता है, ठीक है, मुद्रा से होता है। तो 2 बैंक काम अच्छे से कर रहे हैं, 2 नहीं। तो मुझे बताइए, खुद आप लॉजिक से बताइए, आरबीआई को चारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या 2 के खिलाफ, बताइए।
दो के खिलाफ लेना चाहिए ना, क्योंकि दो तो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो दो अच्छे से काम नहीं कर रहे उनके ऊपर कार्रवाई आरबीआई को करनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई को अधिकार है, आरबीआई के एक अधिकार दिया गया है, आरबीआई का आरबीआई एक्ट जो करके अधिनियम जो है, रेगुलेशन अधिनियम 2006, उसमें ये बात बोली गई है कि जो भी बैंक आरबीआई की नहीं सुनता है तो आरबीआई उस पर सख्त कार्रवाई कर सकती है, वो भी आएगा डायरेक्ट एक्शन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं दो बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, दो बैंक अच्छे से काम कर रहे हैं, तो जो दो बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं आरबीआई क्या करेगा, उन पर कुछ ना कुछ नियंत्रण करेगा, जो वाणिज्य बैंक है उन पर प्रतिबंध लगाएगा, उन पर प्रतिबंध वो लगाएगा कि वो जो है ऋण नहीं बांटेंगे जब तक कौन नहीं कहेगा, आरबीआई नहीं कहेगा, वो लोन नहीं देंगे जब तक कौन नहीं कहेगा, आरबीआई नहीं कहेगा, किसी को लोन नहीं देंगे वो। तो ये क्या है आपकी साख नियंत्रण, साख का मैंने आपको बता दिया है मुद्रा से मतलब, तो मुद्रा का नियंत्रण कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। तो मैंने आपको बताया आरबीआई को पूर्ण अधिकार है कि वो अपने हिसाब से सेलेक्टिवली चयनात्मक तरीके से क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो देखो वो जो दो बैंक है जो गड़बड़ कर रहे हैं, एसबीआई और जो भी मैंने एग्जांपल में माना है देना बैंक या बड़ौदा बैंक, वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनको क्या बोल दिया कि आप लोन नहीं दे सकते हो आरबीआई के बिना, और दोगे ऋण दोगे लोन दोगे तो आरबीआई की आपको क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, आरबीआई की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। और आप जो है लोन दे रहे हो, लोन जो दे रहे थे अभी तक, उसमें जो है ये आरबीआई क्या करता है, ऐसा क्यों करता है बताओ आरबीआई, मैंने आपको बताया थोड़ा गड़बड़ कर रहे होंगे, तो वो गड़बड़ कैसे करते हैं, लोन देने में गड़बड़ करते हैं, जो लोन देना चाहिए जिसको उसको दे नहीं रहे, ठीक है, अपने हित में, अपने फायदे में, अपने लालच में, अपना पैसा लेकर जो है लोन दिया जा रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मजबूत वर्ग के लोग जो होते हैं वो पैसा देकर लोन पास करा लेते हैं, समझ रहे ना आप, तो जो जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में, जिनको देना भी चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। जैसे कि आरबीआई ने भी डिसाइड कर रखा है, एक क्षेत्र है पीएसएल करके, पीएसएल का मतलब होता है प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, इसकी हिंदी जो है प्राथमिक क्षेत्र में जो लोन दिया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जा रहा है, एक बार और सुनिएगा, पीएसएल प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, मतलब ऐसा क्षेत्र, मैं समझा रहा हूं आपको, ऐसा क्षेत्र जिसको प्राइमरी तौर पर लोन की जरूरत है, जिसको प्राइमरी तौर पर लोन की जरूरत है। अब जिसको प्राइमरी तौर पर लोन की जरूरत है, बैंक उसको तो दे नहीं रहा है, कॉमर्शियल बैंक जो है उसको दे नहीं रहा है, दूसरे लोगों को दे रहा है, जबकि रूल एक तरीके का साफ है कि जो ये रूल है मैं आपको बता रहा हूं कि जो बैंक होते हैं, बैंक उनको 40% जो है पीएसएल को देना पड़ता है, पीएसएल। फिर एक बार सुनिएगा, ये रूल है कि बैंकों को 40% पीएसएल को देना पड़ता है। पीएसएल का मतलब प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र जो है, जैसे कृषि हो गया, छोटे छोटे उद्योग जो हो गए, ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे उद्यम हो गए, तो ऐसे जो भी है, शिक्षा, इनमें लोन देना है लोगों को, उसमें तो दे नहीं रहे, कृषि को नहीं दे रहे हैं, छोटे छोटे उद्यम जो उनको नहीं दे रहे हैं, शिक्षा में नहीं दे रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज़ में देने पे लगे पड़े हैं। तो ये चीज़ एक तरीके से कहीं ना कहीं गलत है। तो आरबीआई क्या करता है, उन पर सिकंजा कसता है। तो वो सिकंजा क्या कसता है, जब उसको आरबीआई को फील होता है तो वो सार्वजनिक हित में, लोगों के हित में, एक तरीके से पब्लिक के हित में क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है उन बैंकों पर जो गड़बड़ कर रहे हैं। ऋण नहीं दे सकता, लेगा तो पूर्व अनुमति होगी, क्यों करता है, क्योंकि गड़बड़ी करता है, पता नहीं जिसको देना चाहिए उसको दे नहीं रहा है। आई होप आपको क्या समझ में आया होगा, गुणात्मक साख नियंत्रण समझ में आया होगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया गुणात्मक साख नियंत्रण। इसको बनाओ जल्दी। अगला जो है हम साख की राशनिंग समझेंगे। साख से मतलब फिर वही मुद्रा, ठीक है, इसको बनाओ फिर साख की राशनिंग समझते हैं, ठीक है। अब जो है हम साख की राशनिंग समझ लेते हैं क्या है। बहुत डीप लेके मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है, किसी भी एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते इन चीज़ों का पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, साख राशनिंग। साख राशनिंग का बेटा मतलब है वही इंग्लिश में अगर मैं कहूँ क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट एक तरीके से राशनिंग का मतलब हिंदी में भी राशनिंग है और इंग्लिश में भी राशनिंग है, क्रेडिट राशनिंग। तो क्रेडिट का मतलब मैंने एक तरीके से बताया, साख का मतलब एक तरीके से मुद्रा ही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए और पता भी होगा, अंतिम जो ऋणदाता होता है, अंतिम ऋणदाता वो आपका आरबीआई होता है। इट मींस आरबीआई ही लास्ट है जो आपको ऋण दे सकता है। कौन देता है आप फाइनली आपको ऋण, बैंकों को ऋण आरबीआई देता है, उससे ऊपर तो कोई ऋण नहीं देता है, आरबीआई ही देता है। तो आरबीआई जो है बैंकों को ऋण देता है, आप लोगों को पता होगा। और बैंक जो है किनको देते हैं, व्यक्तियों को लोन देते हैं, संस्थाओं को लोन देते हैं, कंपनियों को लोन देते हैं, होता है ना ऐसा।
इनको देते हैं। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, जब उसको लगता है ऐसा तो वो चयनात्मक तरीके से क्या करता है, चयनात्मक सेलेक्टिवली साख की राशनिंग कर देता है। आरबीआई को फील होता है अपने हिसाब से, वो क्या है कि आरबीआई को हम इस बार जो है इतना लोन देंगे, सॉरी आरबीआई कहता है कि हम बैंकों को इतना लोन देंगे बस। ठीक है, इतना लोन देंगे, जो भी वो डिसाइड करे, जो भी वो डिसाइड करे। साख की राशनिंग, राशनिंग का मतलब जैसे राशन नहीं मिलता है तो वो जो आपको गेहूं चावल मिलता है, इसी तरीके से इनको पैसा मिलता है। तो आरबीआई बैंकों को बोल देता है कि मैं इस बार इतनी करेंसी दूंगा या इतनी साख दूंगा या मुद्रा दूंगा। और बैंकों से भी बोल देता है कि आप जो है, जो व्यक्ति हैं, कंपनी है और जो आपके संस्थाएं, जो भी आप लोन देते हो उनको जो है आपको निश्चित लोन लिख देता है। आरबीआई जो है इन बैंकों से कह देता है कि आपको क्या करना है, निश्चित लोन देना है, निश्चित, जो मतलब आरबीआई निश्चित कर ले। आरबीआई खुद कहता है बैंकों को मैं अपने हिसाब से लोन दूंगा, अपने हिसाब से जितना उसको लग रहा है। और बैंकों से भी बोल देता है कि जो व्यक्ति हैं, जो संस्थाएं हैं, जो कंपनीज हैं, उनमें भी आपको क्या करना है, निश्चित, जो आरबीआई निश्चित करेगा उस हिसाब से आपको लोन देना है। तो ये एक तरीके की साख राशनिंग होगी। वर्ड है एक, वर्ड का मतलब समझिएगा, ये इतना झोल में मत पड़िएगा। साख राशनिंग का मतलब मुद्रा की राशनिंग करनी है। तो आरबीआई जो है खुद बोलता है अंतिम ऋणदाता वो, ये इससे ऊपर ही से कोई ऋण नहीं देता, आरबीआई से देता है, ये इन्हें देता है। ठीक है, तो ये जो इसको हिसाब से देगा तो इससे कहेगा तुम भी हिसाब से देना ऋण, लोन। ठीक है, चयनात्मक तरीके से आरबीआई जिसको चाहेगा उसे कहेगा ऐसा, जिसको वो खुले तौर पे देना चाहता है खुले तौर पे देगा, जिसको गड़बड़ी लग रही है, जिसको दिक्कत लग रही है, जिसको भी उसको ऐसा बोलेगा ये। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, ये समझ गए ना आप। बैंकों को निश्चित कर देता है, जो भी देना अधिकतम निश्चित कर देता है कि इतना देंगे हम। अब जो हम पढ़ेंगे एमआर पढ़ेंगे, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। एमआर थर्ड है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, थर्ड वाला एमआर, इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, बहुत हल्का है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जैसे आपको मैं बताऊं मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होगा, चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एक बैंक है, एसबीआई ले लो। ये बैंक जो है इसको लोन देता है, लेकिन इस व्यक्ति को यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ सरकारी प्रतिभूति देनी पड़ती है, सरकारी प्रतिभूति देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ कोलेट्रल उसको देना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसको मोटरेज देना पड़ता है, मतलब कि कुछ ना कुछ आपकी लैंग्वेज में गिरवी रखना पड़ता है। तो बैंक जो व्यक्ति को लोन देता है, व्यक्ति को बदले में उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति ये लोन लेता है और इस व्यक्ति ने जो गिरवी रखा है, उस गिरवी रखे सामान की जो है वैल्यू ज़्यादा होगी। वैल्यू का मतलब कीमत ज़्यादा होगी। ठीक है, कीमत का मतलब उसका प्राइस ज़्यादा होगा, उसका संपत्ति के उस पर तौर पर देखा जाए तो वो ज़्यादा होगा, संपत्ति या वैल्यू ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है। जो लोन लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 50 लाख का लोन लिया है, लेकिन उसने जो मोर्टेज दिया है, जो कोलेट्रल दिया है, जो गिरवी रखी है जो चीज़, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 70 लाख की है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, लोन 50 लाख का और गिरवी रखी हुई चीज़ जो 70 लाख की, तो ये 50 और 70 लाख के बीच का जो अंतर है, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। यही आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, जैसे कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, तो बैंक उसको जब लोन देता है तो बदले में उस व्यक्ति से कुछ कोलेट्रल के तौर पर, मोर्टगेज के तौर पर कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है। तो गिरवी जो रखवाता है जो भी चीज़, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत ज़्यादा रहेगी। और जो लोन लेगा व्यक्ति, तो उस लोन के और जो गिरवी रखा है चीज़, उसमें जो बीच का अंतर है, जैसे 50 लाख लिया है लोन और 70 लाख का उसने क्यों गिरवी रखी है चीज़, तो 20 लाख का जो अंतर है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका मार्जिनल, सीमांत मतलब की रिक्वायरमेंट कहलाती है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाती है। आयो आपको समझ में आया होगा। इसको प्लीज़ जल्दी से बनाइएगा, क्या मैं आपसे बात करके कि इसके बीच का अंतर जो है वही आपका एमआर कहलाता है, इसके और इसके बीच में। ठीक है, किसके, जो लोन और इसके वैल्यू के बीच में जो है, जैसे 50 लाख का लोन है और गिरवी 70 लाख की कोई चीज़ रखी है, तो इसके बीच का अंतर जो है वही आपका एमआर कहलाता है। अब आपका मोरल सुएशन देखते हैं, मोरल सुएशन क्या है। ठीक है, मोरल सुएशन, फोर्थ पॉइंट है मोरल। अब कुछ नहीं है इसमें, जो 3 काम की थी वो मैंने आपको समझा दी है। मोरल सुएशन, नैतिक
प्रभाव। ठीक है, इसको क्या जान लेते हैं। देखो सामान्यता जो है, आरबीआई होता ना, आरबीआई सामान्यता, नॉर्मली मतलब सामान्यता आरबीआई को यह अधिकार होता है कि बैंकों को जो निर्देश दे, कौन, आरबीआई। बैंकों को जो निर्देश दे आरबीआई, वो उसको मानने ही पड़ेंगे बैंकों को, वो उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, मानने से मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर बैंकों ने आरबीआई की बात मानने से इनकार कर दिया तो बैंकों की हालत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्योंकि बैंक को हर कंडीशन में जो साथ होता है वो आरबीआई होता है, हर कंडीशन में। मतलब कि कहीं पैसा नहीं है, पैसा ज़्यादा है, कम है, वटेवर बहुत सारी पोजीशन होती हैं, स्थिति होती है, तो उस स्थिति में जो है आपका जो साथ आता है आरबीआई ही आता है उसका। आरबीआई ने अगर साथ छोड़ दिया तो आरबीआई ने जैसे साथ छोड़ा तो बैंक की कोई औकात नहीं है, बैंक की वैल्यू गिर जाती है, बैंक का मतलब एक तरीके से चलना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। तो इसलिए जो है आरबीआई का सामान्यता बैंकों को जो निर्देश होता है उसकी वो उपेक्षा नहीं कर सकते, उसका हमेशा पालन करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल पालन नहीं किया, उपेक्षा कर दी, उपेक्षा का मतलब नहीं मानना, एक तरीके से इनकार कर दिया, तो उस स्थिति में जो है डायरेक्ट एक्शन कौन करता है? डायरेक्ट एक्शन करता है आपका आरबीआई। उन बैंकों पर क्या करता है? डायरेक्ट एक्शन। तो मोरल सुएशन मतलब नैतिक आपका प्रभाव और डायरेक्ट एक्शन दोनों एक साथ पढ़ लिए हैं। इसका कोई इतना बड़ा मतलब नहीं, यही है कि बैंकों को उसकी बात माननी पड़ती है, नहीं तो बैंक बर्बाद हो जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो वो उस पर एक्शन लेगा, और एक्शन लेने के बाद तो फिर उसका कुछ भी जो हो बाद में वो स्थिति अलग है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना, वो बैंक जो उसकी बात नहीं मानेंगे उस पर सेलेक्टिवली उस पर वो इफेक्ट कर आरबीआई एक्शन लेगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही करेगा। समझ रहे हैं आप? तो सबका चयनात्मक है, सबका जो भी मैंने आपको ये टूल्स बताए, सबका इफेक्ट जो है जो आपके टूल्स प्रयोग कर गए हैं उस पर पर्टिकुलर किसी पर इफेक्ट करेंगे, ये सब पे नहीं करेंगे। जैसे ये था दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। आज ही कंप्लीट हो चुका है आपका मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। कल जो हम नया टॉपिक बिल्कुल लेकर आएंगे, भारतीय वित्तीय बाजार क्या है क्या नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल नया है चैप्टर है आपके लिए। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और थोड़ा बहुत ये गर्मी वगैरह चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दिख रही हो तो प्लीज़ अगर अच्छी वीडियोज़ लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।